गढ़ में जाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री गरजते हुए नजर आए। काफी बड़ा जनसैलाब जो है वो लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। हजारों की तादाद में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में नजर आए। तो आप ये तस्वीरें खास तौर से देख सकते हैं। अंडर वाटर मेट्रो में पीएम के सफर की तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। वहीं पर जिस तरीके से अंडर वाटर मेट्रो का निरीक्षण इनके द्वारा किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और छोटे बच्चों, स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर इस मेट्रो का सफर किया गया। तमाम तस्वीरें आपको गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से हम साझा कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर पहली अंडर वाटर मेट्रो का सबसे पहले उद्घाटन किया गया और उसके बाद इसका सफर है वो भी किया गया। देश की सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये रहने वाली है, जिसका की उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। काफी बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर दी गई, और दुनिया में सबसे गहरी मेट्रो है ये। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा गहराई में मेट्रो जो अगर देखने को मिलेगी तो वो पश्चिम बंगाल की मेट्रो रहने वाली है, और इसमें 4 अंडरग्राउंड स्टेशंस भी उपलब्ध हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों को सौगात दे रहे हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि 2017 में पानी में सुरंग बनाने का काम शुरू किया गया था, और 1984 में देश की ये सबसे पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो कोलकाता में दौड़ी थी। और अब लगभग इतने सालों के बाद, 40 सालों की बात करें, 40 सालों के बाद एक बार फिर से यहाँ से ही देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है वो दौड़ती हुई नजर आई। यहाँ जमीन से 33 मीटर और हुगली नदी की सतह से 13 मीटर ये नीचे आपको जो है वो देखने को मिलेगी। वहीं पर 520 मीटर लंबी टनल में 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। अभी शुरुआती दौर में यहाँ पर 2 ट्रैक बिछाए गए हैं, जिसके बाद की इसे और ज्यादा डेवलप किया जाएगा। लेकिन आपको पहले बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगातें जो है वो देशवासियों के नाम करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है वो यहाँ पर लोग अब इसकी सुविधा का लाभ ले पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच में सीट शेयरिंग की जद्दोजहद जो है वो थमती हुई नजर आ रही है। वहीं पर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर एनडीए ने आपसी सहमति बना दी है, और काफी देर से इसका इंतजार जो है वो लगातार जारी था। भाजपा को 32 सीटें, अजीत कैंप को 3 सीटें यहाँ पर उनके हाथ लगी, और शिंदे गुट को 10 सीटें यहाँ पर लगी हैं। 48 सीटों में 32 से ज्यादा सीटों पर भाजपा चुनाव जो है वो लड़ेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए के बीच में सीट शेयरिंग जो है वो अब थम चुकी है। सीट शेयरिंग जो है वो हो चुकी है, और इसकी जो जद्दोजहद थी लगातार जारी थी, लेकिन अब यहाँ पर ये जद्दोजहद खत्म होती हुई नजर आ रही है। और भाजपा के झोली में यहाँ पर 32 सीटें हैं। अजीत कैंप को 3 और शिंदे गुट को 10 सीटें मिली हैं, और 32 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ केशव मोहन मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं। केशव, बताइएगा, जिस तरीके से ये जद्दोजहद जो थी वो लगातार जारी थी, अब महाराष्ट्र में एनडीए के बीच में सीट शेयरिंग हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार एनडीए गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में असमंजस लग रहा था, जो लगातार 3-4 दिनों से अटकलें लग रही थी, वो अटकलें जो है वो अब हाल फिलहाल में खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। जिस तरीके से शिंदे गुट हो या अलग अलग जो गुट है उनका बीजेपी के साथ कैसा गठबंधन रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, उस पर चर्चा हो गई है। 30 से ज्यादा सीटों पर महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा चुनाव से पहले जहां इंडिया गठबंधन अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं बना पा रहा है, कुछ राज्यों में सहमति नहीं बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जहां उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या अलग अलग राज्यों में अपनी रणनीति तय कर रहा है, और चुनावी रणनीति में आगे क्या रहेगा उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। लेकिन हमें बात समझनी होगी, चाहे शिंदे गुट हो या अलग अलग जो नेता हैं, छोटी पार्टियां हैं, उनको एनडीए में विलय किया गया है, उन पार्टियों को भी तवज्जो देने का काम किया जा रहा है, उनको भी खुश रखने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से इस बात की घोषणा भी की गई है, और अब जिस तरीके से आज ये असमंजस की स्थिति है कि आज 10 से ज्यादा सीटों पर
फैसला आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। 180 प्रत्याशी से ज्यादा जो है उनकी सूची आ चुकी है। उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों में उनकी घोषणा की जा चुकी है। तो चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। अलग अलग राज्यों में भूमिका बढ़ाई जा रही है। अब देखना यही होगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का भविष्य क्या होता है। जिस तरीके से केशव आपने बताया कि जो छोटी पार्टियां हैं उनको भी लगातार खुश रखने का प्रयास भाजपा कर रही है, और ये पूरा जो एनडीए गठबंधन है, कितनी जरूरी ये छोटी पार्टियां जो हैं वो 24 चुनाव में साबित हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जब लोकसभा का चुनाव होता है तो छोटे बड़े दल एक साथ मिलकर कोई पार्टी बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं, और उसमें सबकी भागीदारी होती है। देश में एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जहां विपक्ष एक बड़े लंबे समय से लामबंद है। विपक्ष कह रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किला जो है वो ढाया जाएगा, लेकिन वहीं एनडीए गठबंधन है जो हर सीट को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और प्रधानमंत्री भी यही कोशिश कर रहे हैं कि यह लोकसभा का चुनाव 370 से ज्यादा सीटें देकर प्रधानमंत्री को एक बार दोबारा केंद्र की सत्ता में लेकर आए। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार कितना बड़ा नेतृत्व जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का है वो नेतृत्व कितना सफल होता है, और आने वाले चुनाव में एक बार कितना भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिलता है। ये तस्वीर भी बहुत जल्द क्लियर होती हुई दिखाई देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए केशव मोहन मिश्रा लगातार अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर महाराष्ट्र में अब एनडीए के बीच में जो सीट शेयरिंग की जद्दोजहद थी वो अब खत्म हो चुकी है। तो चलिए अब आगरा का रुख करते हैं, जहां से कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो एक आम जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। 3 अंडरग्राउंड स्टेशन को 3 किलोमीटर क्षेत्र में उन्हें विकसित करने में एक समय सीमा के अंदर उन्होंने समय से पहले, यानी अगर कहें तो देश के अंदर सबसे पहले और सबसे तीव्र गति के साथ कार्य करने वाली आगरा मेट्रो हुई है। यह अपने आप में एक उपलब्धि है, और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए, उनकी सुविधा के लिए हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश वासियों के हित में या उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटन और टूरिस्ट के हित में इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन ने करके दिखाया है, ये वास्तव में आम जनमानस की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा हो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि हम उस सेवा को पब्लिक के विश्वास का प्रतीक बना सकते हैं। और आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो और लखनऊ मेट्रो की तर्ज पर आज अन्य जो सिटी में हमारी मेट्रो सेवा चल रही है उसी की तर्ज पर आम जनमानस के विश्वास की प्रतीक बनेगी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बहुत दिनों से जो मांग की थी कि आगरा भी प्रदेश का एक प्राचीनतम शहरों में से है, ये ब्रजभूमि का नगर है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथा से यह सिटी जुड़ी हुई है। इस सिटी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, आधुनिक सुविधाओं का केंद्र यह सिटी बने, इसके लिए मेट्रो आवश्यक थी, और हम सब आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा को मेट्रो के लिए चयन करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज वह कार्य भी, वह सपना भी यहाँ का पूरा हो चुका है। इसके साथ ही आगरा में अन्य सुविधाएं, आगरा के पास अपना एयरपोर्ट हो, उसके सिविल टर्मिनल के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यहाँ पे जायका प्रोजेक्ट के अंतर्गत
गंगा जल की उपलब्धता, पेयजल के लिए उपलब्ध हो, इसके लिए भी आईटी सेक्टर के रूप में भी यहां इस सिटी को डेवलप करने के लिए तेजी के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी यहां पर करने का कार्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। यहां के नागरिकों के साथ साथ यहां पर आने वाले टूरिस्ट की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज वह मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, अन्य जन सुविधाओं के रूप में यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी प्रयासों के लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी आज यहाँ पर इस कार्य के लिए यहाँ पर तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर आगरा में आम जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पर अभी वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम किसान आंदोलन को लेकर बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मार्च को यहाँ पर दिल्ली कूच एक बार फिर से किसानों द्वारा किया जाएगा। इसी के चलते ट्रेन, बस और प्लेन यानी कि हर रूट से दिल्ली कूच करने का जो यहाँ पर प्लान है वो किसानों का यहाँ पर रहा है और आज किसानों द्वारा यहाँ पर दिल्ली कूच लगातार की जाएगी। और वहीं पर अगर किसानों की बात की जाए तो काफी देर से उनके द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है और जंतर मंतर पर डेरा डालने का प्लान जो है वो यहाँ पर किसानों ने बनाया है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि विरोध स्थलों पर किसानों की संख्या जो बढ़ने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। दिल्ली कूच पर किसान अड़ चुके हैं, लगातार दिल्ली कूच करने का प्रयास उनका किया जा रहा है। अगर ट्रेन की बात करें, बस की बात करें या फिर प्लेन की बात करें तो हर एक रूट से किसानों द्वारा यहाँ पर दिल्ली कूच करने का प्रयास किया जा रहा है और किसान यहाँ पर जंतर मंतर पर डेरा डालने के प्लान में है। उनके द्वारा यहाँ पर लगातार जंतर मंतर पर बैठने का प्लान किया जा रहा है। और विरोध स्थलों की बात करें तो किसानों की संख्या बढ़ने की संभावना इन विरोध स्थलों पर जताई जा रही है। 10 मार्च को किसानों द्वारा यहाँ पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, जिसको लेकर कि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खासकर अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करेंगे तो दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। नई दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत किसानों को नहीं दी गई है। वहीं पर सभी बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों की बात करें, पुलिस की बात करें, उनके द्वारा यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर पैनी नजर है वो रखी जा रही है। अलर्ट मोड पर वो नजर आ रहे हैं। किसानों को लेकर हम अपडेट लेंगे संदीप गोयल से, हमारे संवाददाता से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप, बताइएगा जिस तरीके से किसान जो है वो अब अड़ चुके हैं, दिल्ली कूच लगातार करने का प्रयास आज भी उनके द्वारा किया जा रहा है, किस तरीके की सिचुएशन वहां पर सड़कों में देखने को मिल रही है? तो देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों किसानों की बैठक हुई और बैठक में फैसला लिया गया कि किस तरह से दिल्ली का जो है रुख किया जाएगा, दिल्ली कूच किया जाएगा। हालांकि इसमें जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान पिछले दिनों से डटे हुए हैं, वहीं पर ही प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। लेकिन हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब के कुछ किसान जो है वो पैदल हो, चाहे बसों से, ट्रेनों से, चाहे हवाई जहाज के माध्यम से, यानी कि अलग अलग जरियों के माध्यम से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। और दिल्ली में वो जो है जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और 14 तारीख को एक बड़ा वहां पर जो है एक बैठक होगी, जिसमें जिस बैठक का नाम, जो है रैली का नाम दिया गया है किसान मजदूर रैली। यानी कि इस रैली में, इस सभा में ज्यादा से ज्यादा किसानों को और मजदूरों को इकट्ठा करके सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से पिछले दिनों किसान ट्रैक्टरों से दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा और हाई कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि आखिर आप ट्रैक्टर क्यों जो है दिल्ली ले जाना चाहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं काम की स्थिति हो, चाहे लोगों को परेशानी के सामना करना पड़ रहा हो, ट्रैफिक जाम व्यवस्था, ये तमाम चीजों का जिक्र करते हुए हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि आप यदि दिल्ली जाना चाहते हैं तो फिर आप जो है अलग अलग साधनों के जरिए दिल्ली जाएं। और इसी को फैसला लेते हुए किसानों ने साफ कर दिया कि 6 मार्च से किसान जो है दिल्ली की ओर कूच करेंगे, जिसमें सबसे पहले हरियाणा के किसान होंगे और फिर पंजाब के, और उसके बाद जो है यूपी के अलग अलग जिलों से जो है किसान दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। जिसमें राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया था कि दिल्ली में जो है एक महापंचायत की जाएगी और उससे पहले अलग अलग जिलों में किसानों को यह समझाया जाएगा कि कैसे दिल्ली जाया जाए। हालांकि आज 6 तारीख है और उसके बाद 8 मार्च को जो है एक महिला
जो दिवस है उसको भी किसान जो है मनाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद जो है इसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शामिल करके दिल्ली की ओर बढ़ाने का काम किया जाएगा। और दूसरी बात, अगर दिल्ली की सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली में इस समय सुरक्षा व्यवस्था किसानों की कूच को लेकर बढ़ा दी गई है और नई दिल्ली जैसे क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती की गई है और वहां पर जो है बैरिकेडिंग की जाएगी, किसानों को एक जगह ना इकट्ठा होने दिया जाए। 10 मार्च को उनके द्वारा रेल रोको आंदोलन का भी ऐलान कर दिया गया है किसानों द्वारा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पंडेरी गौड़ से बयान सामने आया था उसमें कहा गया था कि जो किसान दिल्ली जा रहे हैं उनके साथ साथ दूसरा प्रदर्शन और देखने को मिलेगा, जिसमें जो पंजाब के किसान थे जो सिंघू बॉर्डर पर जाना चाहते थे या फिर अभी जो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वो पूरे देश में 4 घंटे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप गोयल किसान आंदोलन को लेकर हमें अपडेट करे। तो चलिए अब चलते हैं सीधे हरियाणा के करनाल में, जहां पर की सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। सौभाग्यशाली है, मैं सौभाग्यशाली इस नाते से कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से एक अपने मन में एक विचार, एक योजना, एक कल्पना कि देश की आधी आबादी हमारी माताएं, बहनें, इनके रूप में जिस प्रकार से श्रद्धा भाव से ये योजनाएं बनाई हैं, जिस प्रकार का आह्वान उन्होंने किया है, कभी ऐसा विचार आया ही नहीं मन में किसी के कि हमारी बहनें, माताएं, हमारी महिलाएं, गरीब परिवारों की बहनें, उनको कैसे लखपति बनाया जाए। और कार्यक्रम का नाम रखा है लखपति दीदी। ये कल्पना बड़ी अनूठी, अजीब। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार से देश भर में आज प्रधानमंत्री जी ऐसी हमारी 2 करोड़ माताओं बहनों को और संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं कि एक नई सोच के साथ और आज हमारे बीच में वो आ रहे हैं। बहुत जल्दी वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमने भी हरियाणा में, जैसा मैंने बताया, कि 132 स्थानों पर यह कार्यक्रम किया है और जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य के अनुसार हम भी हरियाणा की सहभागिता करके और हरियाणा की 3 लाख बहनों को और लखपति दीदी के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। 3 लाख दीदियां हमारी जो परिवार में सामान्य आय कमाती होंगी या नहीं भी कमाती होंगी, उनको अपने व्यवसाय के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अन्य ट्रेनिंग के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से, अभी ड्रोन दीदी का कार्यक्रम, इसका प्रदर्शन एक बहन ने ड्रोन चला करके यहां हमको दिखाया, आनंद से अभिभूत में हुआ कि जो हमने टारगेट रखा है हरियाणा के अंदर कि 5000 बहनों को हम ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन दीदी के रूप में। प्रथम चरण में 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए छांटे गए हैं। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 बहनें उसकी ट्रेनिंग लेंगी। और एक समाचार बता रहा हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 102 बहनों को ट्रेनिंग दे करके उनको अन्य अन्य विभागों में काम दिलवा दिया गया, उनको ड्रोन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारी जो बहनें चूल्हा जलाकर चौकी यानी रसोई के अंदर रसोई चौकी करती थी, आज उनको वैज्ञानिक तौर पर कितना बड़ा काम देके और ड्रोन चलाने का काम, हमारे अच्छे अच्छे युवा नहीं जानते उस ड्रोन चलाने को, लेकिन उनको व्यवसाय के रूप में इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, उसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। 8 मार्च को क्योंकि महाशिवरात्रि भी है, तो उस उपलक्ष्य में मैं देश भर की, प्रदेश भर की सब हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी मातृशक्ति जब लखपति दीदी के रूप में लखपति बनती हैं, तो लखपति बनकर के वो केवल खुद लखपति बनती है ऐसा नहीं है। एक मां के रूप में, एक दादी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में अपने परिवार को सहायता करती हैं,
तो उनके लखपति बनने के नाते से साझेदारी अपने परिवार के सदस्यों की भी हो जाती है। फिर उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका पति हो, आखिर वो भी उस श्रेणी में आ जाते हैं। महिलाओं के अंदर एक विशेष गुण मैं जो समझता हूं, उनकी बहादुरी, उनकी संपन्नता, ये सब होते हैं। साथ में महिलाओं को कष्ट भी बहुत होते हैं। अभी हमारी संस्कृति का प्रभाव है कि महिलाएं घर के कष्ट को स्वयं अपने ऊपर सहन करती हैं, लेकिन जो उनके पास पूंजी होती है, जो उनका सम्मान होता है, जो उनको साधन होते हैं उनके पास, वो स्वयं ना रख करके परिवार के सदस्यों में बांट देती हैं। तो ये जो परिवार की कल्पना है, इसके धुरी में महिला होती है। महिला परिवार में अच्छी संस्कारित है तो 3 पीढ़ियों को सुधार देती है। अपने परिवार को, अपने पति के परिवार को और आगे आने वाले बच्चों के परिवार को, उनको सबको हमारी महिला, हमारी माता, हमारी दादी ये संवारती हैं। इतने बड़े महत्वपूर्ण हिस्से के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई, उसके अंदर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल विकास। उस कौशल विकास में जैसा मैंने बताया कि ड्रोन का कौशल तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी अन्य प्रकार के काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अन्य प्रकार के उत्पाद पैदा करना और उत्पाद पैदा करके उनको बेचना, अपनी आजीविका के साधन बढ़ाना। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। हमारे अमरेंद्र कौर जी ने ठीक बताया, इस सारे कार्यक्रम के आजीविका मिशन के आप प्रमुख हैं। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके एक IFS अधिकारी होने के नाते से इतना इनका अनुभव कि हर गांव के अंदर 5 से 10, 15 उनकी आबादी के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे खड़े हों। अभी जन समाज के कार्यक्रम में मैं जगह जगह गया तो जाकर के मैंने देखा कि हर गांव के अंदर हमारी बहनें अच्छा काम कर रही हैं और कई जगह पर तो 10,000, 15,000, 20,000। एक बहन तो कहने लगी कि मैं 50,000 रुपया महीना हम अपना ग्रुप को कमा के देते हैं। इतना बड़ा काम, कई प्रकार के उत्पाद। अब उनके बेचने के लिए बाजार चाहिए, स्थान चाहिए। जैसा बताया कि हमने घोषणा की हर शहर के अंदर। मनोहर लाल खट्टर द्वारा लगातार यहाँ पे मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जा रही थी। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।